हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 8 और विषय है विज्ञान। समय 1 घंटा रहेगा और पूर्णांक 50 है। 1 घंटा में 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक नंबर का 50 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका झिल्ली, और सेकेंड है केंद्रक, थर्ड है ऊतक और फोर्थ है जीवद्रव्य। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली जंतु में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है, जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका ऑप्शन। अब देखो, अब ये कोशिका झिल्ली है, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, ऐच्छिक पदार्थों का अंदर आने या जाने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसके चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, और ये सेकेंड जो ऑप्शन है केंद्रक है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन फर्स्ट भी नहीं होगा, ऑप्शन सेकेंड भी नहीं होगा और ऑप्शन फोर्थ भी नहीं होगा। ऑप्शन सही है ऊतक, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि कोशिका द्रव्य है ना, कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य वो कोशिका अंगक में पाया जाता है। कोशिका अंगक में पाया जाता है जिसको कोशिकांग भी कहते हैं। और ये कोशिका अंगक 3 तरह के होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है और राइबोसोम। ठीक है, और कोशिका अंगक में हरित लवक भी होता है, राजधानी भी होता है। केंद्रक, केंद्रक क्या है, तो केंद्रक यह एक कोशिका है जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में यह मध्य में थोड़ा हटकर स्थित होता है। इसका साइज अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका साइज होता है गोलाकार, और इसके अंदर एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, तो ये केंद्रक है। ऊतक की बात करते हैं तो इसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान होता है। कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो वह मिलकर के ऊतक बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि 2 या 2 से अधिक ऊतक मिलकर अंगकों का निर्माण करते हैं। तो कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, और अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र मिलकर के जीव का निर्माण करते हैं। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में पाए जाने वाला कोशिका को जीव द्रव्य बोलते हैं। तो जीव द्रव्य जो है इसको जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं जो हैं इसी पर निर्भर रहती हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो सही ऑप्शन मानना है सी पर। ठीक है, ऊतक। ये 4 कौन कौन जो दिए थे, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और जीव द्रव्य, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया डिटेल से। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आगे कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है। मक्खी है, केचुआ है, अमीबा है या तितली है। तो देखो, मक्खी, केचुआ और तितली ये बहु कोशिकीय जीव हैं, जबकि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, तो ये सभी के सभी एक कोशिकीय जीव हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो क्या होता है, कोशिका, कोशिका भित्ति, ऊतक या कोशिका झिल्ली। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कोशिका। कोशिका जो होता है, कोशिका के जीवन के, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से अधातु कौन है। तो बताओ अधातु कौन है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन या इनमें सभी। तो देखो, ये कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर ये क्या है, धातु है कि अधातु है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, इसका सही ऑप्शन डी होगा। ये सभी के सभी क्या है, अधातु है। ठीक है, तो धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ना। धातु जो होते हैं वो चमकीले होते हैं। ठीक है, और धातु जो होते हैं पिटने पर फैलता है, और धातु जो होंगे वो एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म होगा। ठीक है, धातु जो होंगे वो विद्युत धारा का प्रवाहित होता है, तन्य भी होता है। वहीं पर अधातु क्या होता है, चमकीला नहीं होता है, पिटने पर नहीं फैलता है, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है अधातु, और तन्य भी नहीं होता है। तो इतना चीज़ जो है होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में अधातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। पटाखों में किया जाता है, उर्वरकों में किया जाता है, खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है, या इनमें सभी। हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जगह। खाना बनाने में भी होता है, बनाने के बर्तन में, उर्वरक में होता है, और पटाखों में भी इसका यूज होता है। किसका, धातुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन डैश से सीधा एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर कंफ्यूज आप हो जाओगे कि कौन सा होगा, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर या ग्रेफाइट। तो इसको हम बता देते हैं कि देखो, हीरा एकमात्र ऐसा अधातु है जो अत्यधिक कठोर होता है और इसको चोट मारने पर टूटता नहीं है। हालांकि ये अपवाद है। ठीक है, उसी तरह से अपवाद ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट भी एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत प्रवाहित करती है।
यही इसमें थोड़ा सा अंतर है, ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाहित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ये सभी हैं लेकिन ये सही है क्योंकि इसी में ग्रेफाइट में ही विद्युत प्रवाहित होती है। धातु कौन कौन से? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है, जिंक है ना, सोडियम है। अधातु कौन कौन से हैं? सल्फर है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सभी के सभी क्या है? धातु हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन। सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक, खाद्य तेल, चीनी, इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि सभी का उपयोग किया जाता है। अब देखो, खाना को बनाने के लिए, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए नमक, खाद्य तेल, सोडियम बेंजोएट, चीनी है ना, और इसको और भी तरीका है, गर्म करके भी इसको रोका जा सकता है सूक्ष्म जीव को, और ठंडा करके भी इसको रोका जाता है। आप एक पढ़े होंगे पाश्चुरीकरण, है ना। इस प्रक्रिया में क्या होता है? दूध को जो है 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके और 15 से 30 सेकंड तक उसको गर्म करते हैं, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर एकाएक उसको ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो पाश्चराइजेशन प्रक्रिया होता है, ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। और देखो, पाश्चुरीकरण जो है वो बिना उबले हुए भी कर सकते हैं, है ना। तो बिना उबले हुए दूध को भी पाश्चराइजेशन कर सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? राइजोबियम, पेनिसिलियम, राइजोपस या स्पाइरोगैरा। तो देखो दोस्तों, लेग्यूम पौधों की जड़ों में जो है ग्रंथियां होती है, ठीक है। अब इन ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं। अब ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जो मिट्टी में घुल जाते हैं। और ये जो प्रक्रिया होता है दोस्तों, नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण कहलाता है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिंडी की पित्त किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो देखो, भिंडी का पित्त जो है वो विषाणु से होता है, ठीक है। देखो, अब ये भिंडी की पित्त जो है सीरा मोजेक रोग है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, कैसे होता है? तो वो वायरस नामक विषाणु के द्वारा होता है। ये एक कीट होता है, ठीक है। भिंडी की पित्त क्या होता है? कीट होता है, सफ़ेद मक्खी जैसा होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विषाणु, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या करते हैं? निक्षेपित मतलब उसको किसी दूसरे पदार्थ पर उसको निक्षेपित कर देना, मतलब परत लगा देना, है ना, मतलब रंग देना एक तरह से। तो कौन सा? विद्युत धारा होगा, विद्युत अपघटन होगा, विद्युत लेपन होगा, या चालकता होगा। तो देखो दोस्तों, विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है? इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका होता है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होता है। और आपको पता है चालक 3 तरह के, एक सुचालक, एक कुचालक, एक दुर्बल चालक। सुचालक में जैसे लोहा हो गया, कुचालक में जैसे लकड़ी हो गया, है ना, दुर्चालक में जैसे हिन चालक होता है, थोड़ा थोड़ा चालक होगा, उसमें प्रवाहित होगा विद्युत, तो उसको हिन चालक कहते हैं। अब ये भी आपको जानना चाहिए कि प्रवाह 3 तरह से हो सकता है, 3 तरह की चीज़ों में हो सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ये तीनों में प्रवाह हो सकता है विद्युत धारा की, ठीक है। बात करते हैं विद्युत अपघटन की। तो किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलय में रासायनिक निक्षेप की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। अब विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक ना। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या आसुत जल। तो बोल रहा है कुचालक, ठीक है। तो कुचालक बोल रहा है ना, तो कुचालक कौन सा होगा? तो देखो, नींबू का रस में तो करंट फ्लो होता है, नल के पानी में भी होता है, ठीक है, सिरका में भी होता है, लेकिन आसुत जल में नहीं होता है, ठीक है। तो आसुत जल जो है वो कुचालक है विद्युत का, ठीक है। उसके बाद विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? धातु के निष्कर्षण में, धातु के शुद्धिकरण में, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। दोस्तों, ये तीनों होता है, ठीक है, उपयोग इन तीनों में होता है विद्युत अपघट्य का। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में
कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? निषेचन है, कायांतरण है, मुकुलन है या गर्भधारण है? देखो दोस्तों, अलैंगिक विधि का है ना, अलैंगिक विधि कहता है तो निषेचन, कायांतरण और आपका गर्भधारण जो हो गया वो लैंगिक विधि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मुकुलन जो है वो अलैंगिक है, जिसमें हाइड्रा जो है ना, जो है इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मुकुलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण बनता है, युग्मनज बनता है, गर्भ बनता है, क्लोन बनता है। क्लोन तो फोटोकॉपी को कहते हैं, है ना, तो ये तो होगा नहीं। गर्भ और भ्रूण तो आपको इसमें होता है और युग्मन। तो देखो इसको थोड़ा सा जान लो। निषेचन दो प्रकार के होता है। ठीक है, निषेचन दो प्रकार के होता है, एक बाह्य होता है और एक आंतरिक होता है। देखो बाह्य में क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर होगा। ठीक है, जैसे मछली हो गया, स्टार फिश हो गया, तो ये सभी क्या है, बाह्य निषेचन कहलाते हैं। जबकि आंतरिक निषेचन क्या है, तो अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है। जैसे मनुष्य हो गए, गाय हो गए, कुत्ते हो गए, है ना, मुर्गी हो गए, ये सभी के सभी क्या है, आंतरिक निषेचन है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा युग्मनज, है ना, तो युग्मनज इसका सही ऑप्शन है। ठीक है। दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो देखो सतह कह रहा है ना, तो ज़मीन पर हम लोग चलते हैं तो सतह, तो संपर्क कौन सा काम करेगा? तो वो घर्षण बल होता है। ठीक है, बल काम करता है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? घर्षण हो जाएगा, है ना, घर्षण हो जाएगा। अब ये भी जानना है आपको कि घर्षण बल, जैसे एक एग्जाम्पल है गेंद का ज़मीन पर लुढ़काना, है ना। 17 क्या कह रहा है कि एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट पास्कल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एसआई यूनिट पास्कल होता है, जिसको पी से भी लिखते हैं। आप कमेंट करके बताना कि फोर्स यानी बल का एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि ऊर्जा यानी ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को दिखाता है। ठीक है, SI यूनिट जूल होता है। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और ऊर्जा जो है अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये अदिश राशि है। अब देखो यहाँ पर दिया है आयतन। अब आयतन क्या होता है? तो त्रिविमीय आयतन के माप को, है ना, त्रिविमीय होता है और इसका SI यूनिट होता है घन मीटर। इसका SI यूनिट घन मीटर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, घन मीटर। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो उसका ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, दाब। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? अब जानना होगा कि बल कितने टाइप के हैं। 5 टाइप के हैं। 5 को 2 भाग में बांटते हैं, एक 2 को और एक 3 को। ठीक ना। 2 को बोलते हैं संपर्कित बल, 2 संपर्कित बल हैं और 3 जो है असंपर्कित बल हैं। अब संपर्कित बल कौन कौन से? तो मांसपेशीय बल हो गया, जिसको पेशीय बल भी कहते हैं, और घर्षण बल हो गया। तो ये 2 तरह के बल जो होते हैं संपर्कित बल होते हैं। और असंपर्कित बल 3 है, गुरुत्व है, चुंबकीय है और स्थिर वैद्युत बल है। ठीक है, तो ये 5 तरह के होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होना चाहिए पेशीय बल। ठीक है, चूँकि ये संपर्कित बल है। क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो सूरज से प्रकाश नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिकीय एक साथ टकराकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो प्रकाश के रूप में निकलती है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन दोनों होना चाहिए, ऊष्मा भी और प्रकाश भी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों। ठीक है, चूँकि दोनों निकलता है, प्रकाश भी निकलता है, ऊष्मा भी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? अब देखो जीवाश्म ईंधन, इसको बनने में पता है लाखों मिलियनों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, और ये एक नवीकरणीय स्रोत नहीं है दोस्तों। देखो जीवाश्म ईंधन को फॉसिल्स फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, फॉसिल्स फ्यूल भी इसको कहा जाता है। और ये बनते कैसे? तो मरे हुए जानवर और पेड़ पौधे के अवशेष लंबे समय तक जो मिट्टी में दब जाते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो है, और इसको होने में करोड़ों वर्ष लगता है, मिलियनों वर्ष लगता है। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय सोर्स है, स्रोत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही है, लकड़ी। ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला है, क्योंकि इसको बनने में लाखों मिलियन वर्ष लगते हैं। प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है और पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है, तो लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो लकड़ी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों 3 चीज़ आवश्यक होता है। एक दहनशील पदार्थ चाहिए, ज्वलन ताप चाहिए
ऑक्सीजन चाहिए। ये 3 चीज़ जहाँ भी रहेगा आग वहाँ पर लग जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, तो क्या उसको कहते हैं? बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था या किशोरावस्था? दोस्तों इसको कहते हैं किशोरावस्था। क्या कहते हैं? किशोरावस्था। अब जनन प्रक्रिया आपको पता होगा कि लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 से 2 वर्ष पूर्व में ही प्रारंभ हो जाता है और ये कब तक रहता है? 18 से 19 वर्ष तक की आयु तक ये रहता है। शुरुआत कब होता है? तो 10 से 11 वर्ष से शुरुआत ये हो जाता है किशोरावस्था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसका देखो सही ऑप्शन होना चाहिए। सही ऑप्शन जानने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जान लो कि हार्मोन जो है, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब देखो लड़कों में क्या होता है? लड़कियों में एस्ट्रोजन और लड़कों का जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, पौरुष हार्मोन जिसको कहते हैं, स्रावन प्रारंभ करता है वही। और लड़कियों में स्त्री हार्मोन यानी एस्ट्रोजन जिसको कहते हैं, और इसका स्रावन आरंभ होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हार्मोन की पता किसने किया था? तो 2 व्यक्ति किया था दोस्तों, 2 व्यक्ति। पहला है अर्नस्ट स्टार्लिंग और दूसरा है विलियम पेलिस। कब किया था? तो सबसे पहले 1902 में इसका खोज हुआ था, है ना, पता चला था सर्वप्रथम, और इसको स्पष्ट किया गया था 1905 में। ठीक है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो सही ऑप्शन देखो, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा एड्रेनालिन। देखो हार्मोन को अगर देखा जाए तो थायरोक्सिन और एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, एड्रेनालिस। ठीक है, एड्रेनालिस एड्रेनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और यही क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव का संयोजन का कार्य करता है। वहीं पर थायरोक्सिन की बात करते हैं, थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन इसका काम है हृदय और पाचन क्रिया को, मस्तिष्क के विकास और मांसपेशी नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है थायरोक्सिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? माता, पिता, दोनों या कोई नहीं? देखो दोस्तों, माता यानी लड़की में 2 गुणसूत्र होता है, एक्स और एक्स, और पिता में जो होता है एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। तो जब लड़का का गुणसूत्र लड़की के एक्स गुणसूत्र से और लड़का के एक्स गुणसूत्र दोनों का जब संलयन होता है तो उससे जो बेबी बॉर्न होती है वो होती है गर्ल। ठीक है, क्या होती है? गर्ल। और जब लड़का का वाई गुणसूत्र लड़की के एक्स गुणसूत्र से संलग्न होता है तो बेबी जो बॉर्न होगा वो बॉय होगा। तो बताओ उत्तरदायी कौन है? माता की पिता? तो पिता ना, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? पिता। और लोग को समझना चाहिए कि उत्तरदायी उनके पत्नी या उनके माता नहीं है, उनके पिता है। ठीक है, या उनके पति हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है तो पिता के लिंग गुणसूत्र द्वारा निर्धारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद होगा परावर्तन का नियम कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसलिए 30 डिग्री है तो इसका भी 30 डिग्री ही होगा। तो सही ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो 30 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? आभासी, वास्तविक, धुंधला या कोई नहीं? तो देखो दोस्तों, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तु को भी दिखा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप, क्लेडोस्कोप, विक्षेपण या दूरबीन? तो मैं आपको बता दूं, पेरिस्कोप जो होता है, पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाश यंत्र है जो ऐसे वस्तु को दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर स्थित न हो। यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कैलेडोस्कोप की बात करते हैं तो कैलेडोस्कोप जो है अलग अलग प्रकार की रेखागणितीय आकृतियों को देखने के काम आता है। ठीक है, काम आने वाला उपकरण है। विक्षेपण की बात करते हैं दोस्तों, विक्षेपण प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाने का परिक्षेपण कहलाता है। ठीक है, दूरबीन की बात करते हैं तो दूरबीन एक डिवाइस है दोस्तों जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। और विक्षेपण की और थोड़ा सा मैं नॉलेज दे दूं तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक तथा लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन पेरिस्कोप, ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्या है कि काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? निराई कहलाता है, ओसाई कहलाता है, कटाई कहलाता है या थ्रेसिंग कहलाता है?
तो मैं आपको बता दूं कि निराई क्या है। तो थोड़ा सा खरपतवार हटाने की जो विधि होती है वो निराई कहलाती है। ओसाई क्या है, तो दोनी से प्राप्त अनाज में छिलका भी शामिल रहता है। अब इन छिलकों को दानों से अलग करने की जो विधि होती है वही ओसाई कहलाती है। कटाई क्या है, तो कटाई फसल पक जाने के बाद उसे काटने की जो प्रक्रिया होती है उसे कटाई कहते हैं। थ्रेसिंग क्या है दोस्तों, थ्रेसिंग काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग या दोनी कहलाता है। कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन डी हो जाएगा, थ्रेसिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए, कितना % होना चाहिए, 12% से कम, 22% से कम, 14% से कम या 24% से कम। तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, 14% से कम होना चाहिए। ठीक है, पहले अनाज को सुखाया जाता है अच्छे से और सुखाने के बाद उसको भंडारण किया जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं कि किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सांप को, हाथी को, चूहा को या केचुआ को। दोस्तों केचुआ को कहते हैं। ठीक है, केचुआ जो है किसानों का मित्र है, चूँकि केचुए जो होते हैं सॉइल में होते हैं और सॉइल को न्यूट्रिएंट देते हैं जिससे जो है फसल उगता है, ग्रो होता है। तो ये किसानों का मित्र भी इसको कहा जाता है, केचुआ को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है। तो देखो दोस्तों, सूर्य का सबसे ऊपरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह देखो चंद्रमा है, ठीक ना, और ये किसका है, पृथ्वी का है। ठीक ना, किसका है, पृथ्वी का है। आर्यभट्ट मानव निर्मित उपग्रह है। ठीक ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है, पृथ्वी का, शुक्र का, बृहस्पति का या मंगल का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक बृहस्पति का होता है। हमें बता दूं कि बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में 28 दिन लगता है और इसका व्यास 4878 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह की बात करूँ तो एक रिवॉल्यूशन, उसका मतलब एक बार उसको पूर्ण घूमने में 225 दिन लगता है और इसका जो व्यास है वो 12,104 किलोमीटर है। पृथ्वी की बात करूँ तो 365 या 366 दिन लेता है एक बार पूर्ण घूर्णन में और इसका व्यास जो है 12,760 किलोमीटर है। मंगल ग्रह की बात करूं तो 687 यानी 687 दिन में ये पूरा करता है और इसका मैं व्यास की बात करूं तो 6787। ठीक है, तो 6787 किलोमीटर इसका व्यास है मंगल का। बृहस्पति का बात करूं दोस्तों तो बृहस्पति को घूर्णन होने में 11.9 वर्ष लग जाते हैं और इसका व्यास की बात करूं दोस्तों तो 1,39,882 किलोमीटर इसका व्यास है। शनि की बात करूं तो एक बार इसको घूर्णन होने में 29.5 वर्ष लग जाते हैं। व्यास की बात करूं तो 1,20,500 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ग्रह की थोड़ा सा बात कर लो दोस्तों कि ग्रह क्या होते हैं। तो किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में लगा समय को ग्रह का परिक्रमण काल भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये भी जानना चाहिए दोस्तों कि किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही ऑप्शन मैंने बता दिया, सही ऑप्शन सी है, बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण हमेशा होता है, क्या होता है, तो हमेशा आरोपित बल का विरोध करती है। घर्षण निर्भर करता है, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखो घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है। अब स्नेहक, बॉल बेयरिंग द्वारा, सतह रुखड़कर या कोई नहीं। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी दोनों। ठीक ना, सॉरी ऊपर चले गए, ये सी सतह रुखड़कर है ना, तो जितना रुखड़ा रहेगा उतना ही घर्षण काम करेगा। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि गाड़ी के जो टायर होते हैं उसमें जो है कील बनाए होते हैं ताकि जो है जो गाड़ी ड्राइवर होता है ब्रेक मारे तो गाड़ी रुक जाए। ठीक ना, तो इस तरह उसमें बनाया जाता है, शेप दिया जाता है। चप्पल भी आप पहनते हो तो उसका पलट करके देखेगा तो शेप रहेगा, शेप रहता है। क्यों रहता है, ताकि घर्षण काम करे, फिसले नहीं। ठीक ना, तो इस तरह से जो है उसको किया जाता है। जितना रुखड़ा रहेगा उतना ही घर्षण बल है ना अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है। ठीक ना, संश्लेषित रेशा पूछ रहा है हमसे। तो मैं बता दूं कि संश्लेषित रेशा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और एक मानव निर्मित रेशा होते हैं। ठीक है, रेशा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित।
प्राकृतिक में सूती है, रेशमी है, ऊनी है, संश्लेषित में नायलॉन है, रेयान है, पॉलिएस्टर है। अब संश्लेषित क्या होता है, तो छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है, ठीक ना। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पूछा क्या है कि इनमें कौन संश्लेषित रहता है, संश्लेषित में नायलॉन, रेयान, पॉलिएस्टर होना चाहिए, तो नायलॉन है, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़ना है। अब करें कि निम्न में कौन 4R में नहीं है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिमूव, ये नहीं है, ठीक ना। तो सही ऑप्शन यही हो जाएगा। देखो दोस्तों 4R में कौन कौन है, तो 3 तो ये हो गए, ठीक है, 3 ये हो गए, और एक और कौन है, तो एक रिकवर है, ठीक ना, रिकवर, तो ये चौथा है, ठीक है। बाकी 3 तो यहाँ दिया ही है, तो चौथा क्या है, रिकवर है, ठीक ना। सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है, नहीं पूछ रहा है, ठीक ना, तो नहीं पूछ रहा है, रिमूव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, तो रेयान, पॉलिएस्टर, नायलॉन या जूट। देखो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी, नायलॉन, ठीक है। ये तो जलता तो नहीं है लेकिन जरूर पिघल जाता है, ठीक ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, नायलॉन, ठीक है। रेयान की बात करते हैं दोस्तों, तो देखो रेयान सर्वप्रथम खोज इसका चीन में हुआ था, ठीक है। नायलॉन की मैं बात करूं, नायलॉन की, तो नायलॉन मानव निर्मित रेशा है और इसको सर्वप्रथम न्यूयॉर्क और लंदन के बाज़ारों में बेचा गया था, ठीक है। इसका उपयोग होता है पैराशूट में होता है, चट्टान चढ़ने का रस्सी जो होता है उसमें होता है। मैं पॉलिएस्टर की बात करूँ दोस्तों, तो पॉलिएस्टर इंग्लैंड में इसको टेरिलिन बोलते हैं, अमेरिका में इसको डेक्रॉन बोलते हैं, भारत में इसको टेरिन बोलते हैं। इसका उपयोग क्या है दोस्तों, तो कमीज, पैंट, साड़ी, पर्दे, इस सब में किया जाता है। पॉलिएस्टर की बात करूँ दोस्तों, तो पॉलिएस्टर पेट्रोलियम उत्पादों से बनाए जाते हैं, ठीक है। पॉलिएस्टर 2 वर्ड से मिलकर के बना है, पॉली प्लस एस्टर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन सी है, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है, मीटर है, सेकेंड है, पास्कल है। तो देखो आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। अब बताना कि मीटर किसका SI यूनिट है, तो देखो दोस्तों मीटर जो होता है, मीटर वो आयाम का SI यूनिट है। सेकेंड की बात करो दोस्तों, तो सेकेंड आवर्तकाल का SI यूनिट है, किसका है, आवर्तकाल का। दोस्तों पास्कल की बात करूँ तो ये दाब का है, ठीक ना, दाब या दबाव जो बोलो, तो इसका यूनिट है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि बल का ऐसा यूनिट क्या है, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका ये होगा, हर्ट्ज ना। आगे चलते हैं। अब करा कि एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, अभी मैंने जस्ट बताया, ठीक है, कि इसका SI यूनिट भी मैंने आपको बताया। अब इसको थोड़ा जानते हैं कि आवृत्ति क्या होता है। तो देखो आवृत्ति कंपन करती हुई वस्तु द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। और आयाम किसको कहते हैं, तो आयाम कंपन करती वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्तार को आयाम कहते हैं। एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, एक कंपन में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी, आवर्तकाल, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्वनि संचरित हो सकती है किस में, केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु एवं गैस में, ठोस, द्रव और गैस तीनों में। तो दोस्तों साउंड जो होता है, साउंड यानी जो ध्वनि होता है इसका हिंदी, वो तीनों में ट्रेवल करता है, ठोस में भी करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में करता है, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भूसंपर्कन, तड़ित, प्रतिकर्षण या कोई नहीं। तो मैं बात करूं भूसंपर्कन की, ठीक है, मैं बात करूं भूसंपर्कन की, तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं, ठीक है। तड़ित की बात करूँ तो तड़ित आघात मानव जीवन एवं संपत्ति को नष्ट कर देता है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए, ठीक ना, भूसंपर्कन। आगे बात करूँ कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ द्वारा, वोल्टमीटर पर, अमीटर पर या गैल्वेनोमीटर पर। दोस्तों देखो भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है, इसको मापा जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश जो होते हैं दोस्तों, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये होते हैं 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं, धुआं, एरोसोल, वाष्प या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन एरोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है, तो देखो ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं ना, तो 21% है, तो इसका सही ऑप्शन 21% हो जाएगा। अब बताना है कि वनोन्मूलन, अब बताना है कि ये जो 78 है वो किसका है, तो ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% है, बाकी जो है इधर अदर गैसेस है, ठीक ना। तो ये हो गए। अब बताना दोस्तों कि वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है, मरुस्थलीकरण है, जंतु संरक्षण है, पुनर्वनरोपण है या पुनर्चक्रण है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन सी है,
रोपण, ठीक ना। अब काला सोना किसको कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला सोना किसको कहता है, कोयला को कहते हैं, लोहा को कहते हैं, पेट्रोलियम को कहते हैं, चुंबक को कहते हैं। कितना कोई तो इसमें मार देगा, जो गलत हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं, है ना। सही ऑप्शन कौन सा है, सी है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, ठीक ना। अंतिम क्वेश्चन है, क्या कहता है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जल, जल तो है प्राकृतिक संसाधन। हवा, ये भी है। सूर्य का प्रकाश, ये भी है। ये कपड़ा तो मानव बनाया है ना। तो कपड़ा तो मानव बनाया है, तो मानव बनाया है, तो ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इस तरह से हमने देखा, बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया और कुछ हमने और भी नॉलेज को इकट्ठा किया। तो